अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर, आज की वीडियो के अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में जानेंगे। फॉर्मेट से पहले थोड़ी सी थ्योरी के बारे में आपको बता दूं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका क्लियर होना लाजमी है। सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जो स्टेटमेंट होती है उसको कम्युलेटिवली हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो कंपोनेंट हैं। पहला क्या है सर? रियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। रियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो शो करता है, और उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आता है। तो जब ये दोनों स्टेटमेंट्स को हम क्यूमुलेटिवली दिखाते हैं तो हमारा बनता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नॉर्मल जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है वो तो 99% लोगों को पता होता है किस तरह बनता है, जिसमें हम रियलाइज्ड रेवेन्यूज़ ले रहे होते हैं, एक्सपेंसेस ले रहे होते हैं, ठीक है, उनका नेट ऑफ करके एक प्रॉफिट की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, ठीक है, बेसिक लेवल के ऊपर हम यही कर रहे होते हैं। लेकिन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब हम इस स्टेज पर हैं कि हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या चीज़ है, क्योंकि इसके बगैर हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जो स्टेटमेंट हम नहीं बना सकते। ऑल राइट, तो सर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कहता है कि दीज आर इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट आर नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, रादर दे आर रिकॉर्डेड इन रिजर्व्स एज एन एलिमेंट ऑफ ओसीआई एंड नॉट एज एन एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और इनकम भी हो सकती है, ठीक है। ये सिर्फ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम से आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ इसमें इनकम होती है, इसमें एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और इसमें इनकम भी हो सकती है। अब ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं होते, मतलब ये एक्सपेंसेस ज़रूर होते हैं लेकिन ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि उसको जो ट्रीटमेंट हम करेंगे वो सारी ओसीआई में जाएगी और वो अक्रू नहीं हुए होते, रियलाइज़ नहीं हुए होते, ठीक है। जैसे नाम से जाहिर है कि रियलाइज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर वो तमाम इनकम एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी अक्रेंस हो चुकी होती है, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लें कि मैंने रेवेन्यू के लिए सेल्स की 100 रुपये की, जिसमें से 50 मेरा उधार था, क्रेडिट सेल्स थी, 50 मैंने कैश पे ली, तो इफ़ेक्टिवली मैंने सेल 100 रुपये की है, वो अक्रू हो चुकी है, मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर दिए हैं सामने वाली पार्टी को, तो मैं सेल रिकॉग्नाइज करने के लिए मेरा क्राइटेरिया मीट हो जाता है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे गेन्स होते हैं जैसे कि रिवैल्यूएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है, मिसाल के तौर पर हमारी एक वैल्यू थी प्रॉपर्टी की 100 रुपये, ठीक है, और हमने उसको रिवैल्यू करवाया, तो रिवैल्यू करवाने के बाद हमारे वैल्यूअर ने कहा कि सर आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो बिल्डिंग या लैंड है, इसकी जो वैल्यू है वो है 120 रुपये। करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो 120 रुपये। तो अब हमने अपने बुक्स के अंदर जो रिकॉर्ड किया होता है प्रॉपर्टी को वो 100 रुपये पे किया होता है, लेकिन उसकी करंट मार्केट वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू जो है वो 120 रुपये। लिहाजा जो 20 रुपये का जो इफ़ेक्टिव गेन है हमारे पास, ठीक है, जो 20 रुपये का गेन है हम वो किस तरह रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एज़ पर IAS 16 रिवैल्यूएशन का जो मॉडल है उस हिसाब से हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस को हम क्रेडिट करेंगे, राइट। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस जो OCI के अंदर क्रेडिट हुआ है बेसिकली, अब ये जो है ना, ये मार्केट वैल्यू बढ़ने से हमारे ऑपरेशंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे, ठीक है। तो ये रियलाइज़ नहीं हुआ अभी तक, ये अनरियलाइज्ड है। तो जो भी किस्म की अनरियलाइज्ड गेन और लॉस होता है वो हम लेके जाते हैं OCI के अंदर, ठीक है सर। तो अब इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं कि दीज आर इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट आर नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, रादर दे आर रिकॉर्डेड इन रिजर्व्स एज एन एलिमेंट ऑफ द OCI एंड नॉट एज एन एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें OCI में सर आएगा क्या क्या? सर OCI में बहुत डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, मैं आपको डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो आपके पेपर से रेलेवेंट है वो इसी से कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके अंदर दो एलिमेंट हमें जानना ज़रूरी है। एक तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जैसे कि मैंने आपको बताया, और दूसरा होता है फेयर वैल्यू थ्रू OCI, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी क्लासिफिकेशन हम फेयर वैल्यू थ्रू OCI कर रहे होते हैं। ये जब हम IFRS 9 पढ़ रहे होंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ सिर्फ कॉपी के हद तक आप जो है इसको लिख लें अपने पास कि फॉर द पर्पस ऑफ F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वी हैव टू एलिमेंट्स ऑफ OCI। पहला है रिवैल्यूएशन रिजर्व
और दूसरा है फेयर वैल्यू थ्रू OCI, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं इसको। तो जब हम ये स्टैंडर्ड्स कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ आप अपनी नोटिंग पर्पज़ के लिए इसको लिख लें। ओके सर, मूविंग ऑन। अब प्रेजेंटेशन क्या होगी सर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की जो प्रेजेंटेशन है वो तो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो सेम रहेगी। अभी हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं OCI पे। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट का वो आपको बताऊंगा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सर IAS 1 जब रिवाइज हुआ तो उसने कुछ OCI के वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस की, उसने प्रेजेंटेशन में चेंज किया, लेकिन आइटम्स जो हैं, जो हम जिस तरह रिकॉर्ड करते हैं, जो आइटम्स जो OCI के क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो अब आइटम्स जो हैं बेसिकली OCI के, उसको IAS 1 ने 2 कैटेगरी में, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा है। उसकी वजह यह है कि उनकी नेचर इस तरह की थी कि उनकी क्लासिफिकेशन लाजमी थी। तो पहला जो क्राइटेरिया है, पहला जो ग्रुप है वो है माइट बी रिक्लासिफाइड। ये वो आइटम्स हैं जो कि रिक्लासीफाई हो सकते हैं फ्रॉम OCI टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर रिक्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि मूव टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, क्योंकि OCI एक हमारा अनरियलाइज्ड स्टेटमेंट है, अनरियलाइज्ड गेन और एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हम अपने कुछ ऐसे आइटम जो कि रियलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं, उनको हम जो है वो डायरेक्टली कहाँ ले जाते हैं सर? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में फिर रिक्लासीफाई कर देते हैं। तो कुछ ऐसे आइटम हैं जो कि रिक्लासीफाई हो सकते हैं और कुछ ऐसे आइटम हैं जो नहीं हो सकते। तो IAS 1 ने 2 क्राइटेरिया, 2 ग्रुप्स बनाए। पहला ये है कि माइट नॉट बी क्लासीफाइड, दिस इज़ विल नॉट बी क्लासीफाइड। दूसरा है माइट बी क्लासीफाइड। तो पहले हम देख लेते हैं माइट बी डिक्लासीफाइड में आइटम्स आते हैं कौन कौन से सर? आइटम्स दैट माइट बी रिक्लासीफाइड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन सब्सिक्वेंट पीरियड, फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेज अराइजिंग ऑन ट्रांसलेशन ऑफ अ फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, फॉरेन ऑपरेशन से जो भी गेन्स और लॉसेज होंगे वो हम चाहें तो उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे माइट बी का जो लफ्ज़ है ये डिस्क्रिशन के ऊपर है मैनेजमेंट की। अगर वो चाहती है कि जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, इससे गेन और लॉस अराइज हो रहा है एज अ रिज़ल्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस, ठीक है, तो वो चाहें तो उसको क्लासीफाई कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लाजमी नहीं है, ठीक है। और नहीं चाहते तो डायरेक्टली यहाँ से इसको राइट ऑफ भी कर सकते हैं। और दूसरा है इफेक्टिव पार्ट ऑफ कैश फ्लो हैजिंग अरेंजमेंट। इफेक्टिव पार्ट ऑफ कैश फ्लो हैजिंग अरेंजमेंट ये होता है कि जब हम कैश फ्लो के ऊपर कोई हैजिंग कर रहे होते हैं तो जो हमारा इफेक्टिव पार्ट होता है, बेसिकली जो हमें फ़ायदा पहुंचा रहा होता है, उसको भी हम रिक्लासीफाई कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ताकि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर लगे। अच्छा सर, दूसरा ग्रुप है विल नॉट बी रिक्लासीफाइड। ये वो ग्रुप है इसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो हम कभी भी रिक्लासीफाई नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका मतलब ये है कि जब भी ये 2 आइटम जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये रियलाइज़ भी हो जाए अगर, ठीक है, इनकी कैश में ट्रांजैक्शन भी हो जाए, तब भी हम इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे कि इसको डायरेक्टली यहीं से राइट ऑफ कर देंगे और जो भी इम्पैक्ट होगा कैश पे और जो भी इसका रेलेवेंट हेड होगा, जो भी एसेट होगा, लायबिलिटी होगा, वहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उसका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसमें पहली चीज़ आती है सर चेंजेस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसका ट्रीटमेंट जब हम देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं समझ आ रहा अभी भी कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। तो पहली चीज़ है सर चेंजेस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो कि हम IAS 16 और 38 में देखेंगे। 38 इंटेंजिबल्स है हमारा, 16 हमारा सर क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और पार्ट 2 है इसका रीमेजरमेंट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड टू बी क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू OCI। सर ये जो चीज़ है ना, फेयर वैल्यू रीमेजरमेंट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड टू बी क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू OCI। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को हम 2 तरीके से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इफेक्टिवली 3 तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन एसेट को हम फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे होते हैं और फेयर वैल्यू थ्रू OCI कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पहला ऑप्शन तो ये होता है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा गेन और लॉस होगा हमारे फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो भी नफ़ा नुकसान होगा वो हम डायरेक्टली ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फॉर द पीरियड के अंदर हमारे पास वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। सेकेंडली हमारे पास ऑप्शन होता है फेयर वैल्यू थ्रू OCI का। यहाँ पे OCI का मतलब क्या है कि अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस वो कौन से जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एलिमेंट नहीं है, जहाँ जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उसका जो भी गेन और लॉस होगा वो हम लेके जाएंगे सर कहाँ पे?
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, और ये इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, ठीक है। अगर आपने एक बार ये ऑप्ट कर लिया कि मैं जो भी मेरा फेयर वैल्यू का गेन और लॉस आ रहा है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को, उसको मैं OCI में लेके जाऊंगा, तो आप क़यामत तक जो ना आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपने अर्ली ऑन जब आप इनिशियल रिकग्निशन कर रहे थे तब आपने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रिकॉर्ड करूँगा। अगर आप लोगों को बातें नहीं समझ आ रही तो उसमें घबराने की बात नहीं है। जब हम IFRS 9 का सब्जेक्ट टॉपिक देख रहे होंगे तो उसके अंदर ये सब चीज़ें मैं प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। फॉर नोटिंग पर्पज़ आप लोगों को ये चाहिए कि ये सब चीज़ें लिख लें। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।